नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बार फिर से बात करने वाला हूं YZD स्क्रैम्बलर के बारे में। और YZD स्क्रैम्बलर के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे एक बार बात कर चुका हूं और उस वीडियो में मैंने आपको इसका पूरा डिज़ाइन दिखाया था, इसकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह के बारे में बात की थी। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग कंट्रोल्स क्या है, सीट पर कितना स्पेस है, कैसा पोस्टर वगैरह आता है, कौन सा इंजन है, कौन से ब्रेक, कौन सा सस्पेंशन है, इस सब के बारे में बात कर ली थी। और उस वीडियो की लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों आप ये वाली वीडियो देखने के बाद वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इसका इंजन ने कैसा बिहेव किया, इसका ट्रांसमिशन कैसा है, इसका गियर बॉक्स कैसा है, इसकी हैंडलिंग स्टेबिलिटी कैसी थी, इसका सस्पेंशन कैसा है, ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं, कितनी कंफर्टेबल ये मोटरसाइकिल आपके लिए है, सिटी में कैसी चलती है, खराब रास्तों पर कैसी चलती है। और ये सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद मैं इस मोटरसाइकिल पर अपना वर्डिक्ट दूंगा कि मुझे ये मोटरसाइकिल कैसी लगी है और आपको ये मोटरसाइकिल खरीदनी है तो क्यों खरीदनी है, और अगर आपको ये मोटरसाइकिल इग्नोर करनी है तो क्यों करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके इंजन और गियर बॉक्स के बारे में बात करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपनी स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो में बता दिया था कि इसमें आपको 334 सीसी का लिक्विड कूल इंजन दे रखा है और ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये आता है, स्लीपर क्लच जैसा आपको इसमें कुछ दे नहीं रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके इंजन के बिहेवियर के बारे में ही बात कर लेते हैं। और इंजन के मामले में सबसे पहले इसकी अगर NVH लेवल्स मतलब कि नॉइज और आपके वाइब्रेशंस के बारे में बात की जाए तो उस मामले में ये इंजन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप इस मोटरसाइकिल को जितना भी भगाते हैं, 100-110 के आसपास की स्पीड पर भी चलाते हैं, 7-8 हज़ार RPM तक चलाते हैं, तो तब भी आपको इस मोटरसाइकिल में कोई भी ऐसी खास वाइब्रेशंस नहीं आएंगी और रिफाइनमेंट के मामले में भी आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं आएगी। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में अगर आप सबसे पहले इनिशियल RPMs की बात करोगे या बिल्कुल लो स्पीड की बात करोगे तो दोस्तों वहाँ पर इसका इंजन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। मतलब कि अगर आप 0 से लेकर के 20 तक की बात करोगे तो वहाँ पर मोटरसाइकिल में कुछ ज़्यादा पावर आपको लगती नहीं है और इसका एक्सेलेरेशन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है और 0 से 20 तक ये स्ट्रगल करती है। लेकिन एक बार अगर इसकी स्पीड 20 तक चली जाती है, RPM 3000 से ऊपर कूद जाते हैं, तो फिर 3000 से लेकर 8000 तक और 20 की स्पीड से लेकर 100-120 तक की स्पीड तक आपको कहीं पर भी पावर की दिक्कत नहीं आएगी और आपको मोटरसाइकिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगेगी, आपको पावरफुल लगेगी और आपको अच्छा खासा एक्सेलेरेशन भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों वही अगर आप 0 से 20 तक चल रहे हैं या बिल्कुल आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली सिचुएशन में, तो वहाँ पर तो आपको लगेगा कि मोटरसाइकिल थोड़ी सी पावर लैग कर रही है, टॉर्क की आपको कमी लगेगी। लेकिन अगर एक बार आप 20 की स्पीड के बाद सेकंड गियर शिफ्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप बिल्कुल 100-120 तक आपको कोई शिकायत नहीं आएगी और तब आपको इसकी पावर अच्छे से मिल पाएगी और आपको लगेगा कि हाँ आप एक पावरफुल मोटरसाइकिल चला रहे हैं। और गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन के मामले में अगर आप सबसे पहले गियर्स की शिफ्टिंग को लेकर के बात करोगे तो दोस्तों आप फर्स्ट गियर से न्यूटन आ जाओ, न्यूटन के बाद आप सेकंड गियर में आ जाओ, सेकंड के बाद आप अपने छठे गियर तक चले जाओ, छठे गियर के बाद आप फिर से सेकंड पर आ जाओ, सेकंड के बाद अपनी मोटरसाइकिल को न्यूटन कर लो, न्यूटन के बाद आप अपनी फुट से मोटरसाइकिल फर्स्ट गियर में डालो, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको क्लच से रिलेटेड भी दिक्कतें नहीं आएगी। और जो थोड़ा सा आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा या फिर जिसके लिए आपको यूज टू होना पड़ेगा वो है इस मोटरसाइकिल के गियर रेशियोज। और इसके गियर रेशियोज कुछ ऐसे हैं कि आपको अपनी मोटरसाइकिल फर्स्ट गियर की अगर आप बात करोगे कि मान लो आपकी मोटरसाइकिल फर्स्ट गियर में पड़ी है तो आपकी मोटरसाइकिल फर्स्ट गियर में 20-25 किलोमीटर तक की स्पीड पर आराम से चली जाती है और आपको अपना सेकंड गियर 20-25 के बाद ही शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड गियर में ये 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक काफ़ी आराम से चली जाती है। और गियर रेशियोज का सीन कुछ ऐसा है कि अगर आपने 50 की स्पीड पर भी इस मोटरसाइकिल का 5वां गियर डाल लिया है तो वो भी इसके इंजन से बर्दाश्त नहीं होता है और आपको फिर से अपनी मोटरसाइकिल चौथे गियर में लेनी पड़ती है। तो दोस्तों कुछ ऐसा सा इसका गियर्स का रेशियोज है, मतलब कि आपको आपकी हाई स्पीड में आपको लो गियर्स रखने होंगे और अगर आप मान लो सपोज करो डाउन शिफ्ट करते करते या ब्रेक लेते हुए अगर आपकी स्पीड 10 के नीचे चली गई है और अगर आपकी स्पीड बिल्कुल 5-6 किलोमीटर तक आ गई है तो ये मोटरसाइकिल बंद ही हो जाती है अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल पहले गियर में नहीं लिए। तो दोस्तों अगर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं या मान लो आपको कहीं पर स्पीड कम करनी पड़ रही है, 10-12 किलोमीटर के आसपास आपकी स्पीड आ गई है, तो और मोटरसाइकिल्स में क्या होता है कि हमारी मोटरसाइकिल सेकंड गियर में भी ऐसी सिचुएशन में आराम से चलती रहती है, लेकिन इस मोटरसाइकिल को आपको 10-12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास फर्स्ट गियर में फिर से शिफ्ट करनी पड़ती है। और ऐसे ही आगे के गियर्स का भी है, मतलब कि जहां पर और मोटरसाइकिल्स आपकी मतलब अगर तीसरे गियर में चल रही है तो ये आपकी दूसरे में चलेगी। कुछ ऐसा सा आपको गियर रेशियोज दे रखा है और इसी की वजह से इसका इंजन और गियर बॉक्स लो स्पीड पर थोड़ा सा मतलब आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों लो स्पीड के बाद अगर आप इस मोटरसाइकिल को थोड़ा भगाने की बात करोगे या फिर हाई स्पीड की बात करोगे तो फिर ये मोटरसाइकिल चौथे गियर में ही आपकी 100-105 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड बड़े ही आराम से पकड़ लेती है। और अगर आप टॉप स्पीड की बात करोगे छठे गियर में तो फिर ये मोटरसाइकिल 130 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड बड़े ही आराम से पकड़ सकती है। और अगर इसके इंजन और गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस का एक कंक्लूजन निकालना हो और काफ़ी कम शब्दों में बात करनी हो तो दोस्तों वाइब्रेशंस के मामले में आप 100 से ऊपर की स्पीड पर चलाओ, आपको वाइब्रेशंस नहीं आएगी। रिफाइनमेंट के मामले में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी।
और परफॉर्मेंस के मामले में लो एंड पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसके इंजन और गियरबॉक्स दोनों को लेकर के। लेकिन जब आप एक बार 20 की स्पीड क्रॉस कर जाओगे तो दोस्तों 20 से लेकर के अगली 120 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक आपको कोई भी दिक्कत इसकी परफॉर्मेंस से भी नहीं आएगी। तो दोस्तों कुछ ऐसा सा एक्सपीरियंस मेरा इस मोटरसाइकिल के इंजन और गियरबॉक्स के साथ रहा है। और हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में इस मोटरसाइकिल का कर्व वेट है 184 किलो और इसकी सीट हाइट है 800 mm और मेरी हाइट है 6 फीट। लेकिन मुझे इस मोटरसाइकिल को हैंडल करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई है। मेरे ग्राउंड पर फुट भी काफ़ी आराम से टच हो जाते हैं। आपकी सिटी कंडीशंस हो, आपकी ट्रैफिक कंडीशन हो या फिर आप मतलब हाईवे पर चल रहे हो तो मुझे कहीं पर भी हैंडलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और स्टेबिलिटी के मामले में 80-90 की स्पीड तक तो ये मोटरसाइकिल बिल्कुल प्रॉपर चिपक करके चलती है रोड से। लेकिन जैसे ही अगर आप इससे ऊपर जाते हो, आप 100, 110, 120 के आसपास चलते हो तो तब ये थोड़ी सी मतलब अनस्टेबल होने लग जाती है और तब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है। लेकिन उससे पहले 80-90 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक आप इस मोटरसाइकिल को काफ़ी कॉन्फिडेंस से चलाओगे। बाकी अगर सस्पेंशन की बात की जाए और अगर सबसे पहले इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट के सस्पेंशन मुझे कुछ थोड़े से आपके ज़्यादा सॉफ्टवेयर साइड लगे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसको आप ऑफ रोड के लिए भी ले जा सकते हो और आप नॉर्मली अपनी सिटी राइड्स भी कर सकते हैं और आप अपनी हाईवे राइड्स भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे इस मोटरसाइकिल का जो सस्पेंशन का ट्रेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा है कि मतलब वो इसी हिसाब से दे रखे कि आप इस मोटरसाइकिल से थोड़ा ऑफ रोड भी कर पाए। लेकिन अगर आप सिटी के हिसाब से बात करोगे तो उस हिसाब से मुझे इसके सस्पेंशन का ट्रेवल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, खासतौर पर फ्रंट के। बाकी जो रियर के सस्पेंशन है उनकी ट्यूनिंग आपको काफ़ी बैलेंस दे रखी है, आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है और मोटरसाइकिल को थोड़ा स्टेबल भी रख लेते हैं। लेकिन जो इसके फ्रंट वाले सस्पेंशन है वो थोड़े से आपके सॉफ्ट कुछ ज़्यादा ही दे रखे हैं, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल हाई स्पीड पर थोड़ी सी अनस्टेबल आपको लगने लग जाती है। लेकिन अगर आप कंफर्ट के हिसाब से देखोगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी रोड में कितना ही बड़ा गड्ढा पड़ा हो, आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग कर रहे हो, आपको सस्पेंशन रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस अगर आप 100 से ऊपर की स्पीड पर चल रहे हो तो तब ये मोटरसाइकिल आपको सस्पेंशन की वजह से भी कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं लगती है। बस एक वही दिक्कत मुझे इसके सस्पेंशन के साथ लगी है। बाकी अगर आप ब्रेक्स की बात करोगे तो जो फ्रंट वाले ब्रेक है वो आपको काफ़ी क्विक लगेंगे। जो 320 mm की डिस्क है वो काफ़ी क्विक है और जो आपके रियर ब्रेक्स है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। मुझे उनसे रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं लगी है और जो इसके ब्रेक्स का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी आपको सही दे रखा है। आपकी लो स्पीड, आपकी हाई स्पीड या आपके ऑफ रोड के हिसाब से भी मोटरसाइकिल को काफ़ी आराम से वो ब्रेक्स रोक लेते हैं और आपकी हाई स्पीड पर भी मोटरसाइकिल को कंट्रोल कर लेंगे। और अब तक इसके इंजन, गियर बॉक्स, सस्पेंशन, ब्रेक्स, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के बारे में बात करने के बाद मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस और कंफर्ट की बात करूं तो दोस्तों मुझे ये मोटरसाइकिल काफ़ी कंफर्टेबल लगी है। चलाते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, मेरे हैंड्स पर कोई स्ट्रेस नहीं आया, बैक पर कोई स्ट्रेस नहीं आया। काफ़ी आराम से मैंने इस मोटरसाइकिल को चला लिया है, काफ़ी पावरफुल मुझे ये मोटरसाइकिल लगी है। और कुल मिलाकर के अगर आप बात करोगे कि इसके राइडिंग स्टाइल वगैरह के बारे में तो आप इसको सिटी में भी काफ़ी आराम से चला सकते हैं, आप हाईवे पर चला सकते हैं और आप इस मोटरसाइकिल को लॉन्ग राइड्स के लिए भी लेकर के जा सकते हो और आप इस मोटरसाइकिल पर पिनियन के साथ भी चल सकते हो। बस एक छोटी सी दिक्कत है कि जो आपके पिनियन हो वो अपने लेग्स दोनों साइड करके बैठे हो। तो मतलब कि अगर आपके पीछे कोई लेडीज बैठी है और वो एक साइड ही पैर करके बैठी हुई है, मतलब कि दोनों लेग्स एक ही साइड है, तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मतलब जो आपके पीछे पिनियन बैठने वाली होंगी उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसकी सीट में जो कर्व है ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा कि अगर कोई बंदा एक साइड ही पैर करके बैठ रहा है तो तब ये मोटरसाइकिल आपके लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं है। दोस्तों राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में तो सारी बातें हो गई है। अब थोड़ा बातें कर लेते हैं कि मुझे इसमें क्या कमियां लगी है और मेरा इस मोटरसाइकिल पर क्या वर्डिक्ट है और आपको खरीदनी है तो क्यों खरीदनी है और आपको इग्नोर करनी है तो क्यों करनी है। तो दोस्तों कमियों के मामले में मुझे इस मोटरसाइकिल में दो ही कमी लगी है। पहला आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एक तो वो आपको थोड़ा सा छोटा दे रखा है और उसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपकी थोड़ी छोटी छोटी आती है। तो दोस्तों अगर इसमें थोड़ा सा बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये लोग देते या फिर इसमें कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देते, मतलब कि आपका एनालॉग और जो डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है वो इसमें देते, तो वो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा एक रेट्रो टच देता और वो इसको एक थोड़ा सा क्लासिक टच भी देता। लेकिन इन लोगों ने इसमें पूरा का पूरा डिजिटल ही दिया है और वो भी काफ़ी छोटा दे रखा है, तो वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। और एक दूसरा इसकी जो गियर रेशियोज है वो और थोड़े से वेल डिफाइन हो सकते थे, जिसकी वजह से इसको लो स्पीड और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कंडीशंस में भी चलाना आसान हो जाता। बाकी दोस्तों अगर आप बात करोगे खरीदने और ना खरीदने की, तो दोस्तों जैसे कि ये स्क्रैम्बलर कैटेगरी की मोटरसाइकिल है और अगर आप स्क्रैम्बलर में मोटरसाइकिल देखोगे 2-2.5 लाख के बजट की बात करोगे तो आपको इसके अलावा कोई और मोटरसाइकिल मिलेगी नहीं। और ये इस तरह की मोटरसाइकिल है कि इसको आप भगा भी सकते हो, आप इससे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, आप इससे टूरिंग भी कर सकते हो। मतलब कि 2.5 लाख के बजट में आपको एक ऑलराउंडर मोटरसाइकिल मिल जाती है जिसको आप कैसे भी रास्ते पर चला सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप बात करते हो इसको इग्नोर करने की और ना खरीदने की वजह, तो बस मुझे एक ही वजह लग रही है जिसकी वजह से आप इस मोटरसाइकिल को इग्नोर कर सकते हो और आप इसको खरीदने से बच सकते हैं, वो है इसके पिनियन का कंफर्ट। मतलब अगर आपके लिए पिनियन का कंफर्ट ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो फिर आप इस मोटरसाइकिल को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा मुझे इस मोटरसाइकिल को इग्नोर करने की कोई भी ऐसी वजह नहीं लग रही है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने तो अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर लिया है और अपना वर्डिक्ट भी इस मोटरसाइकिल पर दे दिया है। बाकी अगर अभी भी मुझसे इस वीडियो में कुछ छूट गया है या आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूं। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई सवाल नहीं है और आपने ये यज़दी स्क्रैम्बलर को खरीदने का मन बना लिया है और आप गाजियाबाद, नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया से, तो फिर मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप ये मोटरसाइकिल ईवी ट्रेडर्स गाजियाबाद से ही खरीदिए। ईवी ट्रेडर्स का जो भी एड्रेस है वो आपके डिस्प्ले पर भी आ जाएगा और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और उसके साथ साथ इनका जो फ़ोन नंबर है वो भी आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।